जब हम अपनी सारी उम्मीदें खो देते हैं, तब हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने की जादुई शक्ति सिर्फ एक डॉक्टर के पास होती है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जब एक इंसान बीमार होता है, तो उसकी स्वस्थ बनाने की एक जादुई शक्ति सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर के पास होता है। तो आज मैं एक बेहतरीन और स्थापित डॉक्टर को आप सभी के बीच लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए मैं स्वागत करती हूँ अरवल से आदरणीय डॉक्टर ऋषभ कुमार जी का। ऋषभ जी, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। थैंक यू मुस्कान जी। हमें इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करने के लिए और हमारी बातों को रखने के लिए। तो मेरा नाम है डॉक्टर ऋषभ कुमार। मैं अरवल जिला से बिलोंग करता हूँ और अरवल जिला में उमेराबाद एक छोटे से गांव के पास एक क्लिनिक है मेरा, जिसका नाम है माँ ज्योति होम्यो हॉल। और लगभग 20 वर्षों से हम सेवा दे रहे हैं होम्योपैथ से रिलेटेड गांव में, समाज में। और हम जैसे लोग को इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मुस्कान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि ये बातें को हम आप प्लेटफॉर्म के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए पब्लिक में रख सके और वो लोग इसका कुछ फायदा उठा सके और अपने जिंदगी में कुछ सुधार ला सके। तो बहुत-बहुत स्वागत है ऋषभ जी। और चलिए हमारा पहला सवाल ये रहेगा कि जब आप एक युवा थे, तब आपने कैसे सोचा कि मुझे होम्योपैथिक फिजिशियन बनना है और किस तरह से आपने अपना शुरुआत किया? एक्चुअली कहानी ये थी कि मुझे बनना था एक एमबीबीएस डॉक्टर। मेरा ड्रीम था कि हम एक हार्ट सर्जन बने। तो एक्चुअली हम पढ़ने के लिए बाहर भी गए, कोटा भी गए थे। तो मुझे एक दिन ऐसा क्या हुआ कि फीवर बहुत ज्यादा थी, 103 और 104 फीवर था। और मेरे पेरेंट्स शॉपकीपर है, तो जानते थे कि होम्योपैथ में इसका दवा है। तो उन्होंने मुझे जी, रात को एक दवा दी। एक दवा थी जेलसेमियम 200। वो दवा दी, जी, विद इन 10 मिनट्स मुझे तेज नींद आई और मैं सोया। और जो 6 घंटे बाद उठा तो मैं एकदम नॉर्मल था। मेरे अच्छा, लाइफ में ऐसे ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ डिजीज आए, एक्यूट केसेज, जिससे मैं बहुत जल्दी, विद इन 2 घंटे, विद इन 6 घंटे या एक दिन 2 दिन में बहुत ज्यादा रिलीफ फील करने लगा। और जहां तक मैं पढ़ाई करता था तो मुझे समझ आती थी कि एलोपैथ दवा के साइड इफेक्ट थोड़े ज्यादा है। तो वहां से जी, मेरा दिमाग इस चीज पे आया कि क्यों ना हम होम्योपैथ, अगर बेस है मेरा, तो क्यों नहीं होम्योपैथ में आगे बढ़कर हम समाज की सेवा करें, जैसे कि मेरे गार्जियन करते हैं। तो इस कारण से होम्योपैथिक की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा बढ़ गया और मैं वहां से नीट क्वालिफाई करके आके होम्योपैथ में एडमिशन लेके और आगे की पढ़ाई जारी की। तो ऋषभ जी, अगर वर्तमान समय में देखें तो बहुत सारे ऐसे हमें मरीज देखने को मिलते हैं जो होम्योपैथिक की तरफ ना जाके अंग्रेजी दवा लेते हैं। वैसे में आपने सोचा कि होम्योपैथिक फिजिशियन करना है, तो इसका कितना असर अभी आपको देखने को मिलता है मार्केट में? देखिए, एक्चुअली इन 5 सालों में ऐसा मैंने देखने को मिला है कि लोग होम्योपैथी की तरफ अब झुकाव बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जी, लोग क्या है कि ऐसा नहीं कि एलोपैथिक पैथिक खराब है, लेकिन हर पैथी का एक लिमिटेशन और स्कोप होता है। तो क्या है कि एलोपैथ का कुछ ऐसा लिमिटेशन है कि जो मेडिसिनल पावर वो लोग यूज करते हैं, वो पेशेंट को कहीं ना कहीं लिवर पे या किडनी पे या बॉडी के दूसरे ऑर्गन पे कोई ना कोई साइड इफेक्ट देते रहते हैं। तो पेशेंट क्या जी, है, इस चीज से थोड़े से असहमत हो जाते हैं कि एक चीज का हम दवा खा रहे हैं और जबकि दूसरे दवा का दूसरे साइड इफेक्ट हमारे बॉडी में देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे लोग क्या है, होम्योपैथ की तरफ मुड़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों को क्या है, थोड़ा समय लगता है किसी किसी बीमारी में। जैसे कुछ ऐसे जी। बीमारियां हैं जो लंबे समय तक दवा खानी पड़ती है, लगभग 3 मंथ 6 मंथ। कुछ बीमारियां 1 मंथ के लिए है। तो ऐसे अलग अलग कोर्सेज है होम्योपैथिक में। तो लोग क्या हुआ कि इसमें इसलिए दवा खाने के लिए आने लगे क्योंकि पेशेंट को थोड़ा साइड इफेक्ट कम देखने को मिला। दूसरी ऐसे बातें हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे समाज में क्या, पेशेंट जाते हैं तो उन लोग को क्या, दवा बहुत महंगी पड़ती है एलोपैथिक की। तो जी, लोग क्या सोचते हैं कि जितना में हम एलोपैथ का दवा 1 मंथ का खाएंगे, होम्योपैथ 6 मंथ तक खा भी लेंगे और साथ में साइड इफेक्ट नहीं है, ना उस दवा का कोई ऐसा कंपोजिशन है जिससे पेशेंट को ऑर्गेनिक लेवल पर कोई चेंजेज आए। तो इस कारण से लोग होम्योपैथी की तरफ मुड़ रहे हैं। और ये चीज सही है पेशेंट के लिए, जो कि बिना साइड इफेक्ट, बिना किसी
कोई ऑर्गेनिक चेंजेस की हमारे बॉडी में, अगर आपका डिजीज ठीक हो जाता है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। बिल्कुल आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन। बिल्कुल ऋषभ जी। तो जब आपने ये करियर चुना, तब आप किन्हें प्रेरणा स्रोत मानते थे और किनको देखकर आप लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? जैसे इस करियर में मेरे प्रेरणा स्रोत खुद मेरे गार्जियन थे। मेरे गार्जियन जी, में स्पेशली मेरे पेरेंट्स थे और मेरे दादाजी जो कि अभी नहीं रहे, और मेरे अंकल भी है और मेरी फैमिली है। क्योंकि कहीं न कहीं इसके लिए हम खुद को, अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए मानते हैं कि कहीं न कहीं उन्होंने बहुत क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मुझे लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे की, जो हमें समझ आए कि नहीं, होम्योपैथ भी एक बेहतर विकल्प है समाज के लिए। बेहतर नहीं, बेहतर से बेहतरीन विकल्प है। तो हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे गार्जियन हैं। और जैसा कि हम इस क्षेत्र में जब आए, तो मैंने देखा बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो कि होम्योपैथ से रिसर्च किए हैं। सारे लोग लगभग, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो एमबीबीएस करके और उसके बाद होम्योपैथ को जाना है, होम्योपैथ को पढ़कर इसका प्रैक्टिस किया है और बहुत सारा रिसर्च वर्क किया है। तो ऐसा देखिए, इन लोग को बुक पढ़ के, जैसे हमारे जॉर्ज विथोलकर साहब और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनको देख के लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं अगर ये लोग एमबीबीएस से बीएचएमएस की तरफ मुड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई होम्योपैथ में खासियत है। और जब इसे पढ़ने लगे, उसके बाद लगा कि नहीं, ये एक बेस्ट पैथी है आने वाले दिनों के लिए। और देखिए आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आयुष मंत्रालय का गठन किया, जिसमें होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी को बराबर का भागीदार बनाया और होम्योपैथ को बड़े लेवल पे, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और साथ में इंटरनेशनल लेवल पर भी बढ़ावा दे रहे हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ऋषभ जी। तो जब आप इस क्षेत्र में आए, तो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग या सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी या नहीं? ऐसा कोई अनुभव आपके साथ? बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, खासकर प्रैक्टिस में बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। कॉलेज लाइफ तो सबका बढ़िया होता है, ठीक है, कॉलेज लाइफ सबका बढ़िया है, दोस्त हैं, पढ़ाई है, टीचर अच्छे अच्छे हैं। हम जिस कॉलेज से किए, जहाँ सबसे बढ़िया बढ़िया टीचर थे, जो कि हम जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पटना से किए हैं। हमारे बहुत सारे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर एस चंद्रा सर, संजीव सर, ये सब। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम हमें क्लिनिक बेस्ड पे आती है। और कोई एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम हो तब तो पेशेंट के साथ डील करने में थोड़ी प्रॉब्लम है। जैसे पेशेंट का क्या है क्राइटेरिया ना, कैसा माइंडसेट बैठ गया कि होम्योपैथ दवा पहले बढ़ाती है तब घटाती है। तो पेशेंट ऐसे डर जाते हैं कि डॉक्टर साहब, हमको 104 फीवर है, अगर बढ़ा के 107 करेगा तो हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो पेशेंट डरते हैं कि कहीं होम्योपैथ दवा बढ़ा ना दे, हम लोग को प्रॉब्लम ना आने लगे। उसके अलावा बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे सर ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, आप सब चीज मना कर देते हैं, तो हम होम्योपैथ दवा क्यों खाएं? खाएंगे क्या, खाने में क्या खाएंगे? दूसरा चैलेंजिंग है। और बहुत सारे एरोमेटिक डिजीज है, जिसमें पेशेंट क्या करते हैं कि बहुत पुराने ट्रीटमेंट लेके आते हैं, जैसे कि 8 साल 10 साल से अलग अलग खा रहे हैं दवा, जो कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। जैसे गांव गांव में, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, यहाँ बहुत सारे दूर के गांव के पेशेंट आते हैं, जो कि क्या दिक्कत आती है कि वो लोग 10 सालों से कुछ कुछ दवा खाते रहते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, या किसी डॉक्टर का एडवाइस ले बिना दुकान से गए, उन्हें पता चली, वो दवा खाने लगे। अब क्या है, वो दवा क्या करता है, उस डिजीज को सप्रेस करता है, आपके बॉडी से क्योर ना करके उसको छिपा के रख देता है। अब जो लोग 10 साल से किसी चीज को अगर दबा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 10 सालों में वो शरीर के अंदर हमारा एक जटिल बीमारी और बन के आ जाता है। और तब पेशेंट थक के, हार के हमारे पास आते हैं, जो हमारे लिए काफी चैलेंजिंग होता है। उन पेशेंट को होल्ड करके रखना, उनको ठीक करके भेजना। क्योंकि पेशेंट चाहते हैं आने के बाद तुरंत एक मंथ में, डॉक्टर साहब कम नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब हम ठीक नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे ही नहीं लिए, हमारे खासकर होम्योपैथ में हर डॉक्टर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज है कि पेशेंट में पेशेंस थोड़ा कम है, जो कि उतना समय देना नहीं चाहते हैं। और जो मरीज एक बार ठीक हो जाते हैं, तो उनको एक विश्वास होता है और पेशेंस रख के दूसरों को भी बताते हैं। ये थोड़ा चैलेंजिंग है हम लोग के लिए। बिल्कुल आदरणीय, बहुत ही शानदार तरीके से आप हर प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो आपको 10 साल हो चुका है इस क्षेत्र में कार्य करते हुए, तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में होम्योपैथिक कम्युनिटी लेवल जो है, वो किस तरह से मददगार साबित हो रही है लोगों के लिए? देखिए, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो कि हम लोग कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं।
और खासकर जैसा कि हमारा मदद भी मिल रही है ऊपर से सरकार से, जैसे अभी पैंडेमिक का आप केस देख सकते हैं 2019 का केस, जिस समय लॉकडाउन लगा था, लोग परेशान थे और उनके पास एक ही ऑप्शन था, वैक्सीन आने में लेट थी थोड़ी। तो लोग क्या कर रहे थे, कोरोना से ग्रसित हो रहे थे, कुछ लोग घर पे ही रह रहे थे, कुछ लोग हॉस्पिटल जा रहे थे। और दुखद बात है कि लोग बहुत सारे मर भी गए, जिनकी मृत्यु हो गई है कोरोना से। तो होम्योपैथ में क्या है, एक दवा आई थी उस समय, आर्सेनिक एल्बम 30। तो आर्सेनिक एल्बम 30 एक ऐसी मेडिसिन मेडिसिन थी जो एज ए प्रिवेंटिव किसी भी हम पर्सन को, बच्चे को, ओल्ड एज को दिए, डोज के अनुसार 2 बूंद 3 बार, और 2 बूंद 3 बार देना है, कोई ज्यादा डोज भी नहीं है, एकदम माइन्यूट सा डोज है एक होम्योपैथिक या किसी के लिए। अब उस डोज के कारण कितने लोग इस सिम्टम से प्रिवेंट हुए और खुद के बचाव किए हैं। और यहाँ ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में आर्सेनिक 30 ये लोग एज ए प्रिवेंटिव यूज किए हैं। उसके अलावा भी बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हमारे अभी तो ऐसे जानवर में एक लंपी बीमारी चली थी गांव गांव में, जबकि आप देख सकते हो डाटा, राजस्थान में सबसे ज्यादा भैंसों की या गायों की मौत हुई थी, जो कि हमारे लिए दुखद है। तो बिहार में क्या है कि लंपी का बीमारी में होम्योपैथिक इलाज बहुत सारे गांव में लोग जानवर का किए, जिससे गांव में बहुत सारे जानवर की जान बचाई जा सकी है। तो इस पे अभी कोई ऐसा तो रिसर्च नहीं किए हैं लोग, लेकिन एक चीज देखा गया है कि जितने लोग गांव गांव में जानवर में होम्योपैथ का दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को बहुत ज्यादा ही लाभ पहुंच रहा है। जहां वो एलोपैथ का अगर सुई इंजेक्शन लेते हैं या किसी पैथी का, तो उनको क्या है, तो उनको इंजेक्शन में पैसा भी एक्स्ट्रा लगता है, साथ में जानवर को होने का नुकसान भी झेलना पड़ता है। लेकिन होम्योपैथ में सिम्टम वाइज उसका ट्रीटमेंट करके हम लोग गांव गांव में जानवरों के, जो भी मवेशी रखते हैं, उनको भी इस प्रकार फायदा दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार आदरणीय, बहुत ही अभी आपसे खास बातचीत करेंगे। अभी हम लेते हैं एक श्रोता का प्रश्न, क्योंकि कई श्रोता आपके लिए प्रश्न भेजे हैं, उसमें से हम लोग एक आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे। हमारे श्रोता भागलपुर से आपके लिए सवाल भेजे हैं। आज मेंटल हेल्थ एक मेजर इशू बन चुका है, होम्योपैथिक इसमें क्या रोल निभाती है? ये प्रश्न है भागलपुर से आपसे आपके लिए पूछा गया है, तो आदरणीय इसका उत्तर दें। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, जो भेजे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जान सके कि क्या है। देखिए, होम्योपैथ में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट और साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं। क्या है, मेंटल लेवल, जैसे होम्योपैथ काम इस बेस पे करता है कि पेशेंट का सिम्टम क्या है। जैसे पेशेंट का सिर्फ सिम्टम ये नहीं है कि हमको फीवर लगा है, पेशेंट का ये सिम्टम होता है कि हमको प्यास लगा है कि नहीं, फीवर में प्यास लगा है, प्यास नहीं है। उसके अलावा मेंटल सिम्टम पर चलते हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा पेशेंट क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी को फीवर है, कोई पेशेंट अपने रूम में चला जाता है और जाके सिंपल से सो जाता है, एकदम नॉर्मल सा, उसको इतना डर लगता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उसमें क्या है, चिड़चिड़ाते बहुत ज्यादा है और चिल्लाने लगते हैं। कुछ लोगों का एग्रेशन ज्यादा है, कुछ का एग्रेशन कम है। कुछ लोग छोटा छोटा बात पे जैसे चिल्लाना, एग्रेसिव गाली देना, ये सब करते हैं। एक इवन गाली देना और एक पेशेंट गाली नहीं देता है, होम्योपैथ में उसका मेडिसिन अलग है। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको एग्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिल्ला रहे हैं, जैसे अब उसका सिम्टम हम लोग लेते हैं, तो पेशेंट का पूरा हिस्ट्री पूछना होता है कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपके माइंड में चल क्या रहा है। जैसे इंसोमेनिया का पेशेंट आप केस बताते हैं आपको। इंसोमेनिया की एक पेशेंट थी, जो कि अपना प्रॉब्लम लेके आए थे। उसको करीब 10 सालों से इंसोमेनिया का प्रॉब्लम आ रहा था, नींद प्रॉपर ढंग से नहीं आ रहा था। तो जब उस पेशेंट से मैंने पूछना शुरू किया, तो उसने सबसे पहले बोला, सर मुझे 10 सालों से नींद नहीं आती, और करीब पर डे एक दवा खाते हैं रात को, तब मुझे नींद आती है और दिन भर अच्छे से मैं आती हूँ। उसका जब सिम्टम लेने लगे, तो पेशेंट में एक सिम्टम आया, सप्रेशन ऑफ इमोशन। क्या है कि पेशेंट को जब भी कोई कुछ बोल देता, कोई डांट देता या कुछ भी ऐसा चीज है, तो पेशेंट एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी और उस चीजों को सप्रेस कर लेती थी, अपने मन के अंदर उसको दबा लेती थी। तो ये सब चीजें मेंटल सिम्टम है, इसका कोई फिजिकली कोई रोल नहीं है कि हाँ फिजिकल है कि हमको हाथ कट गया है, कि किसी तरह का कोई नहीं कि ब्रेन में कोई डिफॉर्मिटीज है या ब्रेन में न्यूरॉन काम नहीं कर रहा, न्यूरॉन डैमेज हो गया, कुछ भी नहीं। एक सिंपल सा सिम्टम था, सप्रेशन ऑफ इमोशन। और धीरे धीरे क्या हुआ इसके कारण, क्योंकि इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि पेशेंट का सीटी स्कैन का रिपोर्ट
एमआरआई सारा चीज पेशेंट करवा के आया था, बहुत सारा लंबा रिपोर्ट था, तो रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, फिर भी पेशेंट कर रहे हैं सर नींद नहीं आ रहा है। तो ये चीजें इस बेस पे बोलते हैं हम लोग कि मेंटल डिजीज में जब कोई सिम्टम आता है, सप्रेशन हो गया है, टेंशन हो गया है, किसी चीज को लॉन्ग टर्म से अफेक्ट हो रहा है पेशेंट, किसी मेंटल इमोशन से, मेंटल ट्रॉमा से, कोई डांट से, या कोई नेग्लिजेंस, जैसे मान लीजिए हम किसी जी, को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, फैमिली में है, उसको लगातार नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीजें माइंड में बैठती है, और इस बेसिस पर पेशेंट को सेकेंडरी सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, जैसे इंसोमेनिया आने लगता है, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना। तो इस बेसिस पे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन मेडिसिन है, स्टेप्सगिरिया, हैस्यामस, एस्ट्रामोनियम, बेलाडोना, बहुत ऐसे मेडिसिन है जो कि पेशेंट को नींद आने में, सप्रेशन ऑफ इमोशन में, इस सब में बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। इसके अलावा भी जैसे कुछ पेशेंट है जिनको बच्चे हैं, जिनका माइंड थोड़ा डल काम करता है, समय से एक्टिव नहीं रहता है, सुस्त करता है, इसमें में होम्योपैथिक का बहुत बड़ा रोल है, जिससे पेशेंट को लॉन्ग टर्म में दवा खानी तो होती है, लेकिन क्या है पेशेंट में इफेक्टिव दिखने लगता है, और वो बच्चा इजिली हम लोग जैसे ग्रोथ करने लगता है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। और अब हम लोग बिहार से थोड़ा बाहर चलते हैं, राजस्थान से आपके लिए एक सवाल आया है कि बच्चों की बीमारियों में होम्योपैथिक दवा देना क्या सही है? क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे अगर थोड़ा-सा भी धूप में निकल जा रहे हैं, तो लू की समस्याएँ जो बहुत ज़्यादा हो रही है, चमकी बुखार, हम्म। इस तरह की भी बीमारियाँ बच्चों को हो रही हैं। तो क्या बच्चों को होम्योपैथिक दवा खिलाना सही होता है? क्या बच्चों के लिए वो असरदार होंगी या नहीं? ऐसा सवाल आया है जयपुर, राजस्थान से। बहुत अच्छे, इस सवाल से बहुत अच्छा लगा ये सवाल सुन के। देखिए, हम लोग क्या है कि इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि क्योंकि हम लोग क्या है, यंग एज में आ गए हैं सब लोग, तो एक चीज समझ सकते हैं कि हम लोग किसी चीज का एक्सेस दवा खा के बैठे हुए हैं। लगभग इंडिया में 70% पॉपुलेशन ऐसे है जो कि यंग एज में लाखों दवा खा के बैठे हुए हैं, सर दर्द, बुखार, इस चीज का। हुँ, बच्चों पे इसलिए बेहतर है क्योंकि बच्चे को हम लोग दवा, एज कम होने के कारण दवाई कम चलता है, कोई बार या कोई भी सिरप टॉनिक, जैसे कोई बच्चे को बीमार पड़ा तो एक दो बार दिए इंजेक्शन, पेशेंट बच्चा ठीक है तो उसको दवा ज्यादा नहीं देते हैं, या उनको ज्यादा हेडेक होती है। बच्चे का क्या इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग होता है हम लोग से। अब क्या है, जब उसको मेडिसिन हम लोग देते हैं तो दवा नहीं चलने के कारण ज्यादा बच्चे का बच्चे के ऊपर होम्योपैथ मेडिसिन का असर ज्यादा दिखता है। जैसे एक मेडिसिन हम किसी यंग पर्सन को देंगे और वो मेडिसिन बच्चे को देंगे किसी सिम्टम, पिकुलियर सिम्टम लेकर उसका केस टेकिंग करके, तो बच्चे पर अपना असर जल्दी दिखाएगी और बेहतर दिखाएगी, क्योंकि बच्चे का शरीर जो होता है ना, पूरा दवा से फ्री होता है, ज्यादा दवा यूज नहीं हुए रहता है, जिससे उनका इम्यून सिस्टम, उसका बॉडी बहुत बेहतर होता है एज कंपेयर यंग पर्सन। तो और जैसे अभी आपने जिक्र किया कि चमकी बुखार या डेंगू, सॉरी, लू में निकलते हुँ, हैं जिससे बच्चों को फीवर हो जाती है, तो उस बच्चे के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए एक चीज कहना चाहेंगे, ग्लोनाइन 30 एक मेडिसिन है होम्योपैथ में। ग्लोनाइन 30 जब बच्चा बाहर निकले, धूप से आया, धूप में खेल कर आए, बच्चे को 2 से 3 बार 2-2 बूंद दे दीजिए। अगर लू का कोई भी असर होगा, बच्चे को बहुत आसानी से फीवर उतर भी जाएगा और बच्चा रिलीफ फील करेगा। इसके अलावा जो यंग पर्सन है, लू में खासकर गोलोनाइन 200 पावर में आती है, वो मेडिसिन अपने पास रखे, जैसे कहीं धूप में निकल रहे हैं, कहीं धूप से आ रहे हैं, तो 1 बूंद या 2 बूंद उसका लेने से आपको लू लगने की संभावना लगभग 70% कम हो जाती है। और दूसरी खास बात ध्यान देने की जरूरत है, एज ए फिजिशियन हम तो इतना कहेंगे कि मेडिसिन कोई भी हो, अगर आप हेल्थ को मैनेजमेंट पर ठीक कर सकते हैं तो मैनेजमेंट से ठीक कीजिए। लू से आते हैं लोग, उनको तुरंत पानी ना दे, उनको बैठने के लिए कहा है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल करके उनको बैठाए, तब उनको पानी पिलाए। ऐसा करने से लू से बच सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि किसी भी पैथी के लिए एक बेस्ट मेरा एडवाइस है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट करो, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, जो भी ट्रीटमेंट करो, अपने तरफ से आप मैनेजमेंट जरूर करो, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में, जो कि मेडिसिन से आपको थोड़ा दूर रखेगा और हेल्थ को प्रिजर्व करके अच्छे से रखेगा।
बिल्कुल। तो अब ये सवाल है एक छात्र का, उन्होंने सवाल किया है आपसे कि सर हम किस तरह से होम्योपैथिक फ़ील्ड में अपना शुरुआत कर सकते हैं? उसने अभी 12th पास किया है उसने, तो किस तरह से वो होम्योपैथिक फिजिशियन बनना चाहते हैं, तो वो कैसे शुरुआत करें और किस तरह से वो फिजिशियन बनने का सपना पूरा कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो एक चीज इससे रिलेटेड मैं बता दूं आपको जी, कि होम्योपैथ को खासकर इन 5 से 10 सालों में बहुत आगे बढ़ाया जा चुका है और कहते हैं ना कि एक मेडिकल लेवल पे एमबीबीएस के बराबर इक्वल कर दिया गया है, कोर्स वाइज और सब्जेक्ट वाइज। तो चलिए जी, बताते हैं 12th के बाद आप क्या कीजिए। देखिए 12th में जो बच्चे हैं, अगर 10th में है तो और अच्छी बात है कि 10th से ही आप मेडिकल की तैयारी में लग जाओ। कुछ करना नहीं है, 12th के बाद एक आप इंडिया आप नीट का एग्जाम देना है आपको। नीट का एग्जाम देना है, नीट में आप क्वालिफाई होकर और अच्छे रैंक लाकर, या आप कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज भी है जहां आप सिर्फ क्वालिफाई होकर भी एडमिशन ले सकते हो। तो आप क्या करना है, नीट का एग्जाम देना है और 10th से प्रिपरेशन करोगे तो इजीली एक बार में नीट क्वालिफाई कर जाओगे। नीट क्वालिफाई करके आप अपने किसी क्षेत्र में जहां आपका बेहतर लगे, जहां आपका रैंक वाइज एडमिशन हो, आप एडमिशन करा लो। बस, और कुछ इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसके अलावा इसमें सब्जेक्ट आपको जो भी पढ़ना है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, एफएमटी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, पीएम, ये सब सब्जेक्ट आपका पढ़ना है। एक्स्ट्रा मेडिसिनल मेडिसिन आपका है, बुक है, सॉरी बुक है, जो कि मेटेरिया मेडिका और साथ में ऑर्गेनन। ऑर्गेनन एक ऐसी बुक है जिसमें सारा सिद्धांत लिखा हुआ है। हमारे अ, जो फाउंडर है होम्योपैथ के, डॉक्टर सैमुअल हैरीमैन जी का पूरा रिसर्च उस पे है कि आप मेडिसिन को कब दोगे, कैसे दोगे, किस एज में दोगे, किस कंडीशन में दोगे, कितना डोज दोगे, उसके साथ क्या डाइट रहना है, क्या डाइट नहीं देना है, ये सब सारा डिटेल उस बुक में है। तो इसके लिए आपको 5.5 साल का कोर्स होगा। 5.5 साल में आप हर ईयर पर ईयर एक एग्जाम, आपको एक सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा पर ईयर, और लास्ट में 1 साल का इंटर्नशिप कोर्स करना है और उसके बाद आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाओगे। उसके बाद अगर आगे की पढ़ाई करनी है तो AIPGT का एग्जाम क्वालिफाई कर कर एग्जाम देके आप पीजी का तैयारी कर सकते हो, पीजी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और पीजी के बाद आप PhD भी कर सकते हो। और खासकर अभी 3 दिन पहले का एक रिसेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर हम तो चाहते हैं कि सरकार को इस तरह ध्यान दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, कि होम्योपैथ में सुपर स्पेशलिस्ट का कोर्स लेके आए हैं। आपको पीजी करने के बाद एक एग्जाम क्वालिफाई करना होगा गवर्नमेंट का। उसके बाद आप अलग अलग कोर्सेज में, जैसे 7 कोर्सेज आई है, जैसे कि आप एक रोमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी जो कि कैंसर के लिए है, पल्मोनरी, साइकेट्री, यानी अलग अलग कोर्सेज आई है सर, जिसमें आप सुपर स्पेशलिस्ट बन के आप होम्योपैथ से, खासकर ग्रामीण इलाकों, शहरी इलाकों, कहीं भी आप, खासकर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पेशेंट मिलेंगे आपको, तो इन लोग को आप बहुत अच्छे से पार्टिकुलर मेडिसिन से, एकदम कम से कम मेडिसिन से कम खर्चे में पूरे समाज को आप ठीक कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल ऋषभ जी। तो ऋषभ जी, जब आपने अपने करियर की शुरुआत की तब से लेके आपने अपना बहुत सारा अनुभव दे बताया है। तो इसके साथ ही आप ये अनुभव बताएँ, जब आपको पहली बार सम्मानित किया गया आपके इस फ़ील्ड के लिए, तो आपको कैसा महसूस हुआ? और फिर कैसे वो सफ़र और ज़्यादा ऊर्जा भर के आपने एक नई उड़ान भरी, इसके बारे में? बहुत अच्छे। पहले जब कोर्स का शुरुआत किया था तो मुझे लगा था कि जैसे स्ट्रगल होती है, अभी स्ट्रगल का कंडीशन है, खासकर हर जगह स्ट्रगल है, डॉक्टर सारे बहुत सारे हैं। और यह एक यंग डॉक्टर के लिए प्लेटफॉर्म बनाना प्रैक्टिस के लिए थोड़ा टफ है। तो खासकर मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट देना चाहूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे उस लायक वो प्लेटफॉर्म दिया जो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है नया प्लेटफॉर्म बनाने में। वो प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम, हमारे पास कुछ पेशेंट पहले से थे बने हुए। जब हम कॉलेज लाइफ में तभी घर पे छुट्टी पे आते थे तो पेशेंट देखते थे और पेशेंट उससे लाभ उठाते थे। तो BHMS करने के बाद मेरे कुछ पेशेंट पहले से ही परमानेंट बन चुके थे।
जिससे मुझे बीएचएमएस के बाद काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और जब इस क्षेत्र में मुझे दुबई में, लखनऊ में, अलग-अलग जगहों पे जब सम्मानित किया गया, तो मुझे इस तरह विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यंग एज में आप अगर पेशेंट ठीक कर रहे, पता है एक फ़ील होता है। जैसे क्या होता है कि पेशेंट सबसे ज़्यादा फीलिंग तब प्राउड होता है जब पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब, आप हमारी आखिरी उम्मीद है। गाँव का माहौल है तो पेशेंट से एक ही बोलता है, डॉक्टर साहब तो हमरा बचा ला। बस, बिल्कुल। हम थकल ही डॉक्टर साहब, हम कहीं ना जाम, हमरा तू बचा ला, हम बड़ी गरीब आदमी हैं। ये चीजें हैं। कोई कोई पेशेंट ऐसे आते हैं ओल्ड एज में, हमारे पैर छू लेते हैं। ये हमारे लिए, अब क्या कहूँ, गर्व की बात है। हम उनको हाथ पकड़ के रोक तो देते हैं, लेकिन उनका झुकना ही कि मेरे लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। और ये लगता है कि डॉक्टर को क्यों बोला गया है कि आप दूसरे भगवान हैं। मुझे ये प्राउड फीलिंग कभी किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी जगह पे नहीं हुई, ना कॉलेज करते हुए कहीं भी नहीं हुई, जो एक पेशेंट के सामने होता है। क्यों हमको उस नजरिए से देखते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमारी आखिरी उम्मीद है, अगर आपके पास हम आए तो ठीक हो के जाएंगे। और ठीक जब हो जाते हैं, तो ऐसा कभी कभी हुआ है मेरे क्लिनिक टाइम में कि मुझे आंखों से आंसू आ गया है, लेकिन अब हम ही कमजोर पड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो आंखों से आंसू को निकलने नहीं देते हैं, उसको अपने अंदर रख लेते हैं। खुद भी प्राउड होता है कि हाँ, एक पेशेंट आके बोल रहा है डॉक्टर साहब आप हमको बचा लिए। और ये कंडीशन अगर किसी के साथ हो रहा है, इससे ज्यादा गर्व एक डॉक्टर के लिए कुछ नहीं है कि आपका मरीज आपसे ठीक होकर आपको इतना दुआ दे रहा है कि आप लाइफ में आगे बहुत कुछ कर सको। और इससे बड़ा क्या हो सकता है मेरे लिए। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन रही है। पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई। और किसी भी क्षेत्र की अगर बात करें, उसमें तो सबसे ज़्यादा दायित्व अगर कहें तो एक डॉक्टर की होती है, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। तो एक डॉक्टर का कैसा स्वभाव होना चाहिए, वो किसी भी काम को करने के लिए कितना संयम, कितना धैर्य रखता है, इसके बारे में बताएँ। एक डॉक्टर का कैसा जीवन होता है, इसकी व्याख्या करें? देखिए, जहां तक मेरा अपना राय है, लोगों का राय का तो सबका राय अलग अलग होता है। जहां मेरा राय है, डॉक्टर भगवान का रूप हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मानते हैं कि करने वाला सिर्फ एक ही है, आप जी ईश्वर के रूप में जिनको देखें। हाँ, एक डॉक्टर का लाइफ थोड़ा समझिए कि डिफिकल्ट नहीं है मेरे अनुसार। अगर ऐसा सोचा जाए कि अगर कोई इंसान डॉक्टर का प्रोफेशन चुना है, तो इस सोच के चुना है कि उसके पास समय नहीं होना चाहिए। एकदम इसका क्लियरिटी है चीज। अगर आप सोचते हो कि आप अगर 12 घंटे 14 घंटे पेशेंट की सेवा में निकालते हो और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आप एक डॉक्टर, अगर आप 10 घंटा काम कर रहे हो, तो आपका कर्तव्य है, ना कि एक जिम्मेदारी है। आप अपना कर्तव्य आपको करना ही है, क्योंकि आप उस लायक बने हो जहां से 100 लोगों की सेवा, 100, 1000, लाखों लोगों की सेवा कर सको। तो इस चीज को हम लोग कर्तव्य मानिए। आपको काम में भी मजा आएगा और साथ में पेशेंट को भी ठीक करोगे। जहां तक बात है कि डॉक्टर का लाइफ का, तो डॉक्टर का लाइफ एक ही चीज है कि पेशेंट आते हैं, उम्मीद लेके आते हैं, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए और ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट को एडवाइस देते रहिए कि पेशेंट क्या करे, क्या नहीं करे, किस तरह अपने हेल्थ को इम्प्रूव करे, जिससे कम से कम दवा में पेशेंट ठीक भी हो। और साथ में दवा का कोई रिएक्शन, अगर मान लीजिए किसी पैथी से ले रहे हैं, तो दवा का रिएक्शन भी उनके बॉडी पे कम दिखे। उसके अलावा बहुत सारे पेशेंट है, जैसे आ रहे हैं, आपको गुस्सा आता है, जैसे पेशेंट को है, तो एक पेशेंट डॉक्टर का क्या है कि आपको इतना नर्म स्वभाव रखना पड़ेगा बोलने में, जिससे पेशेंट के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर ना एग्जर्ट हो, जैसे कि वो डरे नहीं आपसे, आपसे घबराए नहीं, आपसे बातों को खुल के रखे, किसी तरह का मेंटल प्रॉब्लम हो, आपसे बेहिचक आपकी बातों को रखे। लेकिन अगर कहीं से आप गुस्सा कर देते हैं, जो कि एज के अनुसार कभी कभी दिखता है कुछ कुछ डॉक्टर में, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। बाकी ट्रीटमेंट करते रहिए पेशेंट का, खुशी खुशी है, आप हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल। ऋषभ जी, आपकी बहुत सारे अनुभवों को, बहुत सारी बातों को हमारे श्रोता ने सुना है। तो अब बारी है हमारे श्रोताओं की, जो लगातार आपकी बातों को सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन श्रोताओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप अगर हमसे कुछ भी सीखे, अगर किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो,
आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं हमें, मुस्कान जी से संपर्क कर सकते हैं। और मेरा क्लिनिक भी है माँ अरवल में माँ ज्योति होमियो हॉल के नाम से, जहाँ मैं प्रत्येक बुधवार को बैठता हूँ। उसके अलावा पटना में भी मेरा सेवा हाजिर है। और खासकर आप लोग से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, होम्योपैथ ट्रीटमेंट कराइए या किसी चीज को, आप हेल्थ को प्रीफर कीजिए, साथ में एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये 3 मेजर प्रॉब्लम है अभी सोसाइटी के लिए। क्योंकि लोग एक्सरसाइज, थोड़ा सा आलसी आलस होकर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। या डाइट में देखिए, आप बच्चे को पैकेट का सामान देते हैं, आप खुद बाहर खाते हैं। तो जो बनानी है आप घर पे बनाओ। या सब्जी ले रहे हो तो हेल्दी सब्जी ले लिया करो। तो चीजें हमको ध्यान देनी पड़ेगी कि हम लोग हेल्दी डाइट लें। और तीसरा चीज स्ट्रेस, एक पिकुलियर से एक इम्पोर्टेंट बात है कि चिंता से चिंता घटे, दुख से घटे शरीर। तो कभी भी चिंता नहीं कीजिए, स्ट्रेस आते रहेगा, काम चलते रहेंगी। आप प्रॉपर अपने स्ट्रेस को दूर रखें, काम पे फोकस करें। आपके काम का मांग ज्यादा है समाज में, और समाज की सेवा कीजिए, चाहे जिस भी क्षेत्र में आप हो। और आपके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जो अपना कीमती वक्त दिए और इस सिस्टम को, बहुत-बहुत हमारे धन्यवाद होम्योपैथ को ऋषभ सपोर्ट जी किए। आपका, जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो आप तमाम श्रोता सुन रहे थे बिहार के अरवल जिला के स्थापित होम्योपैथिक फिजिशियन और डॉक्टर ऋषभ कुमार जी को, जिन्होंने अपनी बहुत सारे अनुभव और आप सभी के सवालों का उत्तर दिया है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ अलविदा। मैं अगले सत्र में मिलूंगी एक नए प्रेरणा स्रोत के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते, मुस्कान जी।